ये कहानी है कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, लेकिन उन्हें मिलता है एक ऐसा मौका और वो लोग पहुंच जाते हैं एक ऐसे गेम में जहां हर मिनट के हिसाब से उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो आखिर ये गेम है क्या और क्या इसमें उन लोगों की जान चली जाएगी? कौन है इस गेम का मास्टरमाइंड? यही देखेंगे आज की सीरीज में जो है हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई द 8 शो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के जिनसू को देखते हैं जो अपनी जान देने के बारे में सोच रहा था। तभी उसके घर पर कुछ लोग पहुंच जाते हैं जो उससे पैसे लेने के लिए आए थे और जिनसू उन लोगों से छुप रहा था क्योंकि उसने उन लोगों से 900 मिलियन वॉन कर्ज में लिए थे, लेकिन अभी तक उसने चुकाया नहीं। वो वहां से भागने लगता है और वो दो लोग उसका पीछा कर रहे थे और आखिर में वो एक जगह पहुंचते हैं जहां पर एक शूटिंग चल रही थी और इसीलिए वो लोग जिनसू को खो देते हैं। जिनसू ऐसे ही भटक रहा होता है और देखते हैं कि उसको एक आदमी ने कहा था लोन लेकर इन्वेस्ट करने, इससे वो अमीर बन जाएगा, वो आदमी उसे माला माल बना देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिनसू उस आदमी को कॉल करता है लेकिन वो तो अब कॉल ही नहीं उठाता। जिनसू एक स्टोर में काम करता था और उसे हर दिन का 78,000 वॉन मिलता है और इतने कम पगार में वो अपना कर्ज नहीं चुका पाएगा, इसीलिए वो समय के साथ अपना काम बदलते रहता है और वो स्टॉक मार्केट ऑफिस के बिल्डिंग को भी क्लीन करने का जॉब करता है और अंदर काम कर रहे लोगों को देखकर वो सोचने लगता है कि ये लोग हर घंटे कितना कमाते होंगे और वो सोचता है कि भले ही वो अपने शहर सोल के सारे बिल्डिंग्स की खिड़की साफ ही क्यों ना कर दे, वो कर्ज नहीं चुका पाएगा। इसलिए उसने सोच लिया था कि वो सब कुछ खत्म कर लेगा। तभी उसे मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में 1 मिलियन वॉन डिपॉजिट हुए हैं। ये देखकर वो भी चौंक गया था। फिर कुछ ही सेकंड्स में एक और मिलियन, 1 मिनट के बाद एक और मिलियन, ऐसे ही 4 मिलियन डिपॉजिट हो जाते हैं और कहा जाता है गाड़ी में बैठ जाने। वहां पर एक गाड़ी पहुंचती है और वो बैठ जाता है, जिसके मदद से वो बिल्डिंग में एंटर करता है और वहां पर एक लिफाफा था, उसमें लिखा हुआ था कि वो द 8 शो नाम के गेम में एंटर करने वाला है। इसके लिए कोई नॉलेज, कोई स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, खाना रहने की जगह यहीं पर दी जाएगी और समय के साथ पैसा अकाउंट में आते रहेगा। आखिर में ये गेम खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर कोई प्लेयर गेम में मर जाता है तो उसका गेम वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है कि अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है तो वो अपने टैक्सी का भाड़ा लेकर यहाँ से जा सकता है। साथ साथ वहाँ पर 20 मिलियन वॉन भी रखा हुआ था जो वो फ्री में ले जा सकता है। मगर अगर वो गेम खेलना चाहता है तो उसे 1 से लेकर 8 नंबर तक कोई एक नंबर चूज करना है और कमरे के अंदर चला जाना है। ये सब सुनकर जिनसू को लगने लगता है कि पता नहीं ये करना सही है या नहीं, मगर इतने सारे पैसे मिल रहे हैं और वो वापस जाने का सोचता है, लेकिन वो दोबारा से याद करता है कि वो जाकर करेगा क्या, वो तो वैसे भी अपनी जान देने के बारे में सोच रहा था। इसीलिए वो 3 नंबर उठाता है और पर्दे के पीछे चला जाता है। वो एक कमरे में एंटर करता है और दरवाजा बंद हो जाता है। सामने में 24 घंटे का टाइमर लगा हुआ था और वो तीसरी मंजिल में पहुंच जाता है जो उसका कमरा है, जहां खिड़की के जगह स्क्रीन लगा हुआ था और बहुत सारे कैमरास थे और उसे एक रूल लिखा हुआ किताब मिलता है और रूल के मुताबिक उन्हें जो गेम खेलने के लिए कपड़े दिए जाते हैं उन्हें ही पहनना पड़ेगा। कमरे से बाहर इस्तेमाल करने वाला सामान स्क्वायर से खरीदा जा सकता है। स्क्वायर मतलब सामने का एक दुकान। सारे पार्टिसिपेंट्स आधी रात के बाद से लेकर अगली सुबह 8 बजे तक अपने कमरे में ही रहेंगे। कैमरा को ब्लॉक नहीं कर सकते और रूल तोड़ने पर इनाम के रकम काट दिए जाएंगे और ये गेम आधी रात से शुरू होगा। वो देखता है कि सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ था, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनता है और उसका नंबर था 3, मतलब उसका फ्लोर नंबर। उसके अकाउंट में 30 मिलियन डिपॉजिट हो चुके हैं और कुछ ही मिनट के अंदर और 60,000, अगले मिनट में 90,000, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है कि हर मिनट के साथ पैसे बढ़ते जा रहे हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो बाहर निकलने का सोचता है, लेकिन याद आता है कि आधी रात में बाहर निकलना अलाउड नहीं है, लेकिन उसे टॉयलेट जाना था। इसीलिए वो किसी को कॉल करने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे टॉयलेट यूज करना है, मगर फोन के दूसरे तरफ से कोई आवाज नहीं आता। इसके बजाय उसे स्क्रीन में ऑप्शन आता है और वो अपने लिए ब्लैंकेट, ग्लव्स ऑर्डर करता है क्योंकि कमरे में ठंड है, मगर उसके लिए पैसे कटेंगे। तो वो समझ जाता है कि यहाँ चीज 1000 गुना ज्यादा महंगा है और वो अपने लिए जल्दी से एक खाली बोतल मंगवाता है जिसमें वो टॉयलेट करता है क्योंकि फिलहाल कमरे से बाहर जाना मना है। अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके अकाउंट में 14 मिलियन वॉन डिपॉजिट हो चुके थे। फिर वो कमरे से बाहर आता है और कुछ पार्टिसिपेंट उसे मिलते हैं। वो लोग स्क्रीन टाइम को देखते हैं, जहां देखते हैं कि टाइम बढ़ चुका था। जो कल रात 24 घंटा लिखा हुआ था वहां पर कुछ और घंटे ऐड हो चुके थे। वो सभी आपस में बात कर रहे थे। वो सभी 1 से लेकर 8 फ्लोर तक रहते हैं। फिर वहां पर 8 फ्लोर में रहने वाली लड़की आती है, जिसे देखकर नंबर 3 मतलब के जिनसू पूछता है कि ये लड़की अलग कपड़े क्यों पहनी हुई है। आखिर में वहां पर सारे के सारे 8 प्लेयर्स पहुंच जाते हैं और वहां पर जो नंबर 1 था वो लंगड़ा कर चलता है और
सभी को एक दूसरे के फ्लोर के नाम से ही बुलाते हैं। जिनसू पूछता है कि यहाँ बाथरूम कहाँ है, तो नंबर 2 कहती है कि यहाँ कोई बाथरूम नहीं है और सभी लोग देखते हैं कि वहाँ हर चीज नकली था। प्लेयर के ड्रेस में एक भी पॉकेट ही नहीं है। नंबर 1 कहता है कि उन्हें टॉयलेट करने के लिए वेस्ट बैग खरीदने की जरूरत है, मगर यहाँ खरीदना होगा तो 1000 गुना ज्यादा दाम देना होगा। इसीलिए वो लोग जाते हैं स्क्वायर में सामान खरीदने। हो सकता है वहाँ थोड़ा कम में मिल जाए। जहाँ वो लोग सिगरेट खरीदते हैं और तभी अचानक से स्क्रीन बोर्ड में टाइम 2 मिनट कम हो जाता है। मतलब कि यहाँ पैसे से नहीं समय की कीमत से सामान खरीद सकते हैं और यहाँ पर कमरे से ऑर्डर करने के मुकाबले कम पैसे लगते हैं। अब वो लोग अपने गेम के बारे में सोच रहे होते हैं कि ये गेम कितने दिन के लिए चलेगा। आखिर किसी के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है जो इस गेम पर लुटा दे। अब वो लोग जल्दी से अपने लिए बाल्टी खरीदते हैं जिसमें वो लोग पॉटी करते हैं और इसके बाद उन लोगों को भूख लगने लगती है। तभी एक लड़की कहती है, मतलब नंबर 8 वाली लड़की, कि कल रात मेरे कमरे में 12 प्लेट खाना आया था और 12 बोतल पानी। वो कहती है कि मैंने सारे प्लेट में से कुछ कुछ खा लिया और 1 बोतल पानी भी पी लिया और बाकी से नहा लिया। जिनसू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारा खाना और पानी तुम्हारे लिए अकेले का था। वो लोग कहने लगते हैं कि पहला दिन था, गलती हो गई। मगर एक लड़की नंबर 2 गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जो बचा हुआ खाना है वो हमें चाहिए। लेकिन नंबर 8 कहती है कि कोई भी सामान कमरे से बाहर लेकर हम नहीं जा सकते, ये तो रूल में लिखा हुआ है। अब वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो लोग करेंगे क्या और आखिर में 8 प्लेयर के लिए 12 प्लेट खाना क्यों लाया जाता है। वो ये भी सोच रहे होते हैं कि उनके कमरे में डिलीवरी हैच है, उसके जरिए वो खाना एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर 7 8 से कहता है कि तुम बचे हुए खाने को हमारे रूम में डिलीवर कर सकती हो। नंबर 8 कहती है कि हाँ कर दूंगी, वैसे भी फेंकने के लिए जगह नहीं है। 7 उसे कहता है कि हम सब तुम्हारे कमरे में जाना चाहते हैं। जब वो लोग नंबर 8 के कमरे में जाते हैं, मतलब 8वीं मंजिल में, तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो कमरा बाकी कमरे से बहुत ज्यादा बड़ा था। वहाँ तो बाथ टब भी है और उस लड़की के पैसे लाखों के हिसाब से बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जो नंबर 1 में रहता है उसे सबसे कम मिलते हैं। देखा जाए तो जो नंबर 8 में रहते हैं उसे सबसे ज्यादा फैसिलिटी मिलती है और जो नंबर 1 में रहता है उसे सबसे कम। एक तरह से हायरार्की सिस्टम। अब एपिसोड 2 में हम पार्टिसिपेंट नंबर 8 को देखते हैं जो गाउन पहनकर गेम में एंट्री करती है और वो अपने लिए नंबर 8 चुनती है, मतलब कि उन्हीं नंबर के मुताबिक उन्हें फ्लोर नंबर दिया गया था। वो अंदर आती है और स्विमिंग पूल देखकर उसके ऊपर कूद पड़ती है, लेकिन वहाँ सब कुछ फेक था। इसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और वहाँ हर चीज को देखकर वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। वो अपने कपड़ों को जला देती है और गेम वाला कपड़ा पहन लेती है और कुछ सेकंड्स के बाद जब वो डिलीवरी हैच बंद होकर खुलता है तो उसके जले हुए कपड़े कुछ सेकंड्स में ही गायब हो जाते हैं। उसके पैसे सबसे ज्यादा आते हैं, इसीलिए वो अपने लिए मैट्रेस, गद्दे, तकिए, पोर्टेबल टॉयलेट सब कुछ मंगा लेती है। अपने सारे पैसे खत्म कर डालती है, जो समय के साथ दोबारा से बढ़ने लगता है। उसे 12 प्लेट खाना पहुंचा दिया जाता है, जिसमें से वो थोड़ा थोड़ा लेकर खाने लगती है। अगले दिन में वो बाथटब में नहाती है, उन्हीं 12 बोतल पानी का इस्तेमाल करके। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और जितने भी प्लेयर नीचे रहते हैं वो ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि उनके ऊपर रहने वाले लोग उनसे ज्यादा कमा रहे हैं। नंबर 7 समझाता है कि एक पैटर्न है। फर्स्ट फ्लोर को 1 मिनट के लिए 10,000 मिलते हैं और सेकंड फ्लोर को 1 मिनट के लिए 20,000 और दोनों को मिलाकर थर्ड फ्लोर को 1 मिनट में 30,000 दिए जाते हैं। सब लोग कैलकुलेट करने लगते हैं। 4 को हर मिनट में 50,000, नंबर 5 को 80,000, नंबर 6 के हर मिनट में 1,30,000, नंबर 7 के हर मिनट के लिए 2,10,000 और नंबर 8 में महारानी जो रहती है उसे हर मिनट में 3,40,000 वॉन मिलते हैं। वो सभी सोच रहे होते हैं कि आखिर इस गेम में उनके साथ इस तरह की नाइंसाफी क्यों हो रही है। नंबर 7 कहता है कि ये एक तरह का फिबोनाची सीक्वेंस है। फिर वो लोग कैलकुलेट करने लगते हैं कि हर एक पार्टिसिपेंट एक दिन में कितना कमाता होगा। जिनसू सोच रहा होता है कि ये शो वाले इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपा रहे थे, मगर जो नंबर 1 में रहता है जिसे सबसे कम पैसे मिलते हैं वो खुद सोच रहा था कि उसे इतने पैसे मिल रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। नंबर 8 उन सभी को टेंशन में देखकर बहुत हंस रही थी, लेकिन बाकी लोग उस पर गुस्सा करके करेंगे भी क्या, क्योंकि उन लोगों ने अनजाने में ही सही अपना फ्लोर खुद चुना है। नंबर 7 थोड़ा इंटेलिजेंट लगता है और वो कहने लगता है कि सबको खाना इक्वल मिलना चाहिए। इसके लिए भी उसने तरकीब निकाला है और वो कहता है कि हर कोई सिर्फ 1 प्लेट उठाएगा। इस तरीके से लास्ट में 4 प्लेट बच जाएंगे और जिसको एक्स्ट्रा खाना है वो बचे हुए प्लेट में से खा सकता है। इस तरीके से वो लोग एक साथ रह सकते हैं, एक कम्युनिटी की तरह, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि तभी महारानी नंबर 8 स्क्वायर से अपने लिए डिजाइनर कपड़े ऑर्डर कर लेती है, इसलिए उन लोगों का टाइम
कम हो जाता है क्योंकि स्क्वायर में टाइम कटता है। अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, जिससे बाकी के प्लेयर्स गुस्सा हो जाते हैं। नंबर 8 एक स्विम सूट खरीदती है, मगर यहाँ तो स्विमिंग पूल है भी नहीं। समय के साथ टाइम कम हो रहा था और नंबर 8 कहती है कि एक तरीका है जिससे समय बढ़ सकता है। वो कहती है नंबर 2 से मुझसे माफी मांगने, लेकिन नंबर 2 काफी राउडी है, इसीलिए वो माफी तो नहीं मांगने वाली। मगर एक लड़की आकर माफी मांग लेती है और नंबर 8 बताती है कि सीढ़ियों पर चढ़ने से और ऊपर नीचे करते रहने से ये समय बढ़ता रहेगा। वो लोग ऊपर नीचे करते रहते हैं मगर समय 0 पर चला जाता है और वो लोग उदास हो जाते हैं कि तभी वापस से उन्हें 24 घंटे मिल जाते हैं। नंबर 8 कहती है कि हम सब एक दूसरे का कमरा चेक करने के लिए ऊपर नीचे कर रहे थे, तभी मैंने देखा था कि टाइम बढ़ रहा था। जिनसू अपने लिए पोर्टेबल टॉयलेट ऑर्डर कर देता है। फिर हम सभी को देखते हैं जो अपने अपने कमरे में अब किसी तरह समय काट रहे थे। फिर जब वो देखते हैं कि टाइम खत्म हो गया, वो फिर से सीढ़ियों से ऊपर नीचे करते रहते हैं, जिससे उन्हें भूख लगने लगती है और वो खा पी कर फिर से सो जाते हैं। अब ऐसे ही उनकी समय कट रही थी, मगर इतने कम खाने में उनका पेट नहीं भरता। भले ही उन्हें पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, हालांकि उन्हें यहाँ घुट घुट कर जीना पड़ता है। वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग काम बांट लेंगे। नंबर 7 और कुछ लोग आपस में बात करते हैं और सोचते हैं कि वो लोग 2 टीम बनाएंगे। 4 लोग एक दिन सीढ़ियों से ऊपर नीचे करेंगे और टाइम को बढ़ाएंगे और दूसरे दिन बाकी के 4 लोग सीढ़ियों से ऊपर नीचे करेंगे और टाइम को बढ़ाएंगे, और जिनको जैसा खाने की जरूरत होगी वो वैसा खा सकते हैं। अब ऐसा ही होता है, टीम ए और बी बन जाती है और एक टीम सीढ़ियों से ऊपर नीचे करती है और दूसरी टीम आराम करती है। मगर जो फ्लोर 1 में रहता है वो लंगड़ा है और उसे सीढ़ियों से ऊपर नीचे करने में दिक्कत होती है, जिसे देखकर नंबर 6 उस पर काफी गुस्सा होता है और कहता है दोबारा से काम पर लगने। मगर नंबर 2 को ये सब देखकर ठीक नहीं लगता। अब ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाते हैं और एक दिन नंबर 1 से चला नहीं जाता, इसलिए नंबर 3 मतलब कि जिनसू उसकी मदद करने के लिए आता है। लेकिन जब खाना खाने का वक्त होता है तो फर्स्ट फ्लोर वाला आदमी को खाना खाने नहीं दिया जाता क्योंकि उसने तो आज मेहनत की ही नहीं। ये सुनकर नंबर 3 और नंबर 2 को काफी बुरा लगता है और नंबर 2 के कहने पर जिनसू 1 से कहता है कि तुम जाकर खाना खा लो। जब नंबर 3 अपने कमरे में था तभी उसका डिलीवरी हैच खुलता है जहाँ पर कचरा होता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि नंबर 1 को काफी बुरा लगा कि उसके वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, इसलिए उसने तय किया है कि वो अपने कमरे में लोगों का कचरा रखेगा ताकि बाकियों को प्रॉब्लम ना हो। जिनसू को मन तो नहीं करता, लेकिन वो अपना कचरा नंबर 1 को भेज देता है। अब नंबर 1 वहाँ पर साफ सफाई करने का काम करने लगता है, जिससे बाकी लोग भी खुश थे। नंबर 7 देखता है कि समय ठीक से बढ़ नहीं रहा, मतलब कि कोई ठीक से सीढ़ियाँ चढ़ नहीं रहा। तभी अचानक से 10 मिनट बढ़ जाते हैं, मगर उसी वक्त तो सभी लोग रेस्ट कर रहे थे या तो खाना खा रहे थे। बाकी लोग भी देखते हैं कि जब वो सीढ़ी से ऊपर नीचे करते हैं तो ढंग से समय बढ़ता नहीं, और नंबर 8 ये देखकर अपने कमरे में जाने लगती है। नंबर 2 से कहती है कि तुम्हें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। नंबर 8 हंसती है और कहती है कि इस हिसाब से तो तुम लोगों को ज्यादा काम करना चाहिए क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसा है और तुम्हारे पास नहीं। हम पैसे देकर कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन तुम्हें खरीदना होगा तो तुम्हें समय चुकाकर अपनी चीजें खरीदनी होंगी। देखा जाए तो हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी जो ऊपर रहते हैं उन्हें टाइम बढ़ाकर काम करने का कोई मतलब नहीं। उनके पास इतना पैसा ऑलरेडी है कि वो अपनी जरूरत के सामान खरीद सकते हैं। वो लोग काम कर रहे हैं बस इसीलिए ताकि नीचे वाले लोगों के लिए ज्यादा टाइम मिले। अब वो लोग सीढ़ी से ऊपर नीचे करते रहते हैं इस उम्मीद में कि टाइम बढ़ेगा, लेकिन जो लोग ऊपर रहते हैं अब वो लोग काम करना बंद कर देते हैं, इसीलिए समय कम हो जाता है। लेकिन आधी रात होते ही टाइम बढ़ने लगता है और वो लोग आराम करने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सभी लोग दोबारा से ऊपर नीचे करना शुरू कर देते हैं, मगर नंबर 4 को अचानक से दोहरे पड़ने लगते हैं और बाकी लोग उसके लिए दवाई लेने जाते हैं स्क्वायर से, जिसके लिए उनका समय कटेगा। मगर नंबर 6 मना करता है और कहता है कि इसे मरने दो, जिस वजह से उसके और नंबर 2 के बीच लड़ाई हो जाती है और नंबर 2 उसे बहुत पीटने लगती है। अब इसमें सभी लोगों की लड़ाई हो जाती है और ये सब देखकर नंबर 8 हंस रही थी और वो कहती है टाइम को देखो। सभी देखते हैं कि टाइम बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, मतलब कि ये टाइम सीढ़ियों से ऊपर नीचे करने से नहीं बढ़ता। जितना वो लोग शो चलाने वाले लोगों को एंटरटेन करेंगे उतना ही ये टाइम बढ़ेगा, जिसके बाद उन्हें दवाई दे दिया जाता है नंबर 4 की जान बचाने के लिए। एपिसोड 3 के शुरुआत में हम कंटेस्टेंट नंबर 7 को देखते हैं। वही इंटेलिजेंट इंसान, वो भी गेम के अंदर आता है और वो रूल्स को पढ़ता है और उसे एक नंबर को चूज करने को कहा जाता है। बहुत सोचने के बाद वो नंबर 7 चूज करता है और पर्दे के पीछे चला जाता है। वो अपने कमरे में आता है और उसे हर मिनट के 2,10,000 वॉन मिल रहे थे। वो अपने लिए पेन मंगाता है और उसे भी समझ आ जाता है कि यहाँ हर चीजें 100 गुना ज्यादा रेट में मिलती है। वो नोट करने लगता है कि उसके कमरे में टोटल 14 कैमराज हैं
अब कहानी प्रेजेंट में आती है और अब उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें अगर टाइम बढ़ाना है तो उन्हें शो रनर्स को एंटरटेन करना पड़ेगा। वो लोग सोचने लगते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे, पर जो कुछ भी हो उन्हें कुछ मजेदार करना होगा। ये सब देखकर नंबर 3 मतलब कि जिनसू वो शो रनर्स को एंटरटेन करने के लिए मक बैंक गेम स्टार्ट कर देता है और उसे मिलने के लिए नंबर 7 आता है और वो लोग देखते हैं कि टाइम बढ़ा ही नहीं, मतलब इन सब का कोई फायदा नहीं। दोनों सिगरेट पीते हैं और नंबर 7 3 से कहता है कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम में कुछ अलग है, तुमने नंबर 1 की मदद की सीढ़ी चढ़ने में। वो नंबर 7 से कहता है कि तुम भी तो अच्छे इंसान हो, तुमने अपना वेस्ट बैग नंबर 1 को नहीं भेजा। नंबर 7 स्माइल करता है। 3 कहता है कि तुम्हें पहली बार स्माइल करते हुए देखा। इसके बाद दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं कि उन्हें लोगों को एंटरटेन कैसे किया जाए। एक बार जो शुरू करेंगे शो रनर्स उससे कुछ समय में बोर हो जाएंगे, हमें फिर से कुछ नया करना होगा। ये जो टाइम है ये बिल्कुल पैसे की तरह है, जैसे कि बिल्कुल किसी इन्फ्लुएंसर के लिए होता है। जितना वो अपने वीडियो में लोगों को एंगेज करके रखेंगे उतना ही वो पैसा कमाएंगे। नंबर 3 पूछता है कि उन्हें चाहिए क्या। 7 कहता है कि उन्हें असली एंटरटेनमेंट चाहिए। 8 प्लेयर्स एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। कोई कहता है उन्हें डेटिंग शो करना चाहिए, कोई कहता है टैलेंट शो। वो लोग मान जाते हैं और कहते हैं एक बार ट्राई करके देखते हैं, इससे हमें पता भी चल जाएगा कि टाइम बढ़ता है या नहीं। नंबर 7 पूछता है किसी के पास कोई टैलेंट है जो दिखा सकता है, बस चेक करने के लिए कि टाइम बढ़ता है या नहीं। अब कोई सामने नहीं आता। 7 कहता है तो फिर मैं ही जाता हूँ। वो अपने लिए एक फ्लूट ऑर्डर करता है और वो अपने नाक से उस फ्लूट को बजाने लगता है। सब मुंह खोलकर देखे ही जा रहे थे और खड़े होकर उसके लिए ताली बजाते हैं और वो लोग देखते हैं कि 20 घंटे ऐड हो चुके थे। ये देखकर वो लोग सोचते हैं कि अब उन्हें टैलेंट शो के लिए कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस तैयार करना होगा। एक प्लेयर पूछता है कि वो लोग यहाँ से कब निकलेंगे। कोई कहता है कि जब हम लोग यहाँ से ढेर सारे पैसे कमा लेंगे तब वो लोग निकलेंगे। नंबर 7 कहता है फिर तो हम यहाँ पर हमेशा के लिए फंस के रह जाएंगे। वो लोग नंबर 1 से पूछते हैं कि तुम यहाँ से कब जाना चाहते हो, क्योंकि वही तो सबसे कम कमाता है, यहाँ रहना उसके लिए आसान नहीं होगा। 1 कहता है कि मुझे यहाँ से 1 बिलियन कमाना है। वो लोग कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि करीब 2.5 महीने लग जाएंगे इतना कमाने में। और देखा जाए तो अगर फर्स्ट फ्लोर को 1 बिलियन मिलेगा तो सेकंड फ्लोर को 2 मिलियन और थर्ड फ्लोर को 3 मिलियन, फोर्थ को 5, फिफ्थ फ्लोर को 8, सिक्स फ्लोर को 13 मिलियन, 7 को 21 बिलियन और महारानी नंबर 8 को 34 बिलियन। इसके बाद सभी लोग अपना टैलेंट दिखाने के लिए आगे आने लगते हैं और अपने लिए कुछ कुछ सामान ऑर्डर करते हैं। सभी लोग एक दूसरे से कम्पीट करेंगे आगे निकलने के लिए। नंबर 3 सोचने लगता है कि आखिर वो क्या करेगा, उसके पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है। नंबर 5 गाना गाने लगती है। दूसरी तरफ नंबर 6 10 टाइल्स को एक बार में ही तोड़कर अपना ताकत दिखाता है, लेकिन आखिरी वाला नहीं टूटा था। नंबर 2 अपने लाजवाब किक से सारे टाइल्स तोड़ देती है। फिर नंबर 4 गाना गाने लगती है और उसके बेसुरे गाने से सबके कान से खून निकल जाता है। फिर नंबर 3 की बारी आती है और वो डांस करने लगता है जो बहुत ही बेकार था। फिर नंबर 1 की बारी आती है और वो अपने जोकर वाले एक्ट से सभी का दिल जीत लेता है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि नंबर 1 ऐसा कुछ कर सकता है और उसके परफॉर्मेंस के वजह से 30 घंटे ऐड हो जाते हैं। फिर महारानी की बारी आती है, लेकिन वो कहती है कि मैं यहाँ पर परफॉर्म नहीं करूंगी, मैं अपने कमरे में करूंगी। और वो नंबर 7 को कहती है उसके साथ चलने, ऑब्वियसली सेक्स करने। नंबर 7 कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा टैलेंट शो नहीं था। इसके बाद वो नंबर 6 को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और दोनों वहाँ इंटीमेट होने लगते हैं, जिसके चलते उन्हें 69 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। लोग सोचने लगते हैं 69 ही क्यों। खैर अब नंबर 3 को उसके सपनों में नंबर 8 आने लगती है और वो लोग देखते हैं कि उन सभी ने मिलकर 120 घंटे कमाए हैं, जो कि लाजवाब है। वो लोग नंबर 1 को बोलते हैं कि तुम्हें अपने कमरे में कचरा रखने की जरूरत नहीं है, मगर वो मना करता है और कहता है ये मेरा चॉइस था तो प्रॉब्लम की बात नहीं। मगर वो लोग सोच चुके थे कि वो लोग एक कंटेस्टेंट के बाथरूम में जाकर बाथरूम करेंगे। इससे हो सकता है कि और भी घंटे ऐड हो जाएं और वो लोग वोट करने वाले थे कि वो लोग किसके बाथरूम को यूज करेंगे। नंबर 3 नहीं चाहता था कि सभी लोग उसके बाथरूम को यूज करें। नंबर 7 3 को समझाता है कि तुम चिंता मत करो, वो लोग तुम्हें नहीं चुनेंगे। नंबर 4 आकर कमरे में बताती है कि वो नंबर 8 को वोट करने वाली है। वैसे भी उसका कमरा बहुत बड़ा है और वो ज्यादा कमाती भी है, थोड़ा पुण्य भी कमा लेगी। पता नहीं नंबर 4 के दिमाग में क्या चल रहा है। वो नंबर 1 को भी समझा देती है 8 को वोट करने, और जब वो नंबर 2 के पास गई थी तो नंबर 2 उसे भगा देती है। नंबर 6 आता है 7 से बात करने और वो उसे नंबर 3 के कमरे से बाहर ले जाता है और वो नंबर 7 को समझा रहा होता है नंबर 3 को वोट करने, क्योंकि उसने तो टैलेंट शो में कबारा कर दिया। मेरी नंबर 8 से बात हो गई है,
4 3 से बात करते हुए कह रही होती है कि हमें 7 को इस बारे में नहीं बताना चाहिए था। पता नहीं वो 6 की बात मानकर हम दोनों में से किसी को वोट न दे दे। अब अगले दिन वोटिंग होती है और जब वोटिंग की गिनती होती है तो नंबर 3 के 3 वोट हो जाते हैं और नंबर 8 महारानी के भी 3 वोट हो जाते हैं, जिससे वो भी हैरान थी कि कोई उसे क्यों वोट करेगा। 6 वोट हो चुके थे और 1 वोट ब्लैंक था और आखिरी वोट तय करेगा कि किसका बाथरूम सभी लोग यूज करेंगे। देखते हैं कि नंबर 6 2 से मिलने गया था और वो उसे समझाने लगता है कि भले ही तुम नीचे वाले कमरे में रहती हो मगर हमारी मदद से तुम अपनी किस्मत बदल सकती हो, लेकिन इस सब का भी कोई फायदा नहीं होता। वो आखिरी वोट भी नंबर 8 को जाता है, जिससे सभी लोग हैरान हो गए थे, मगर नंबर 8 खुश भी थी और कहती है कि आज तक मैंने कोई इलेक्शन नहीं जीता। अब ये भी बिल्कुल किसी एंटरटेनमेंट जैसा था जिसके वजह से उनके और भी कई घंटे ऐड हो जाते हैं। नंबर 3 7 से पूछता है कि आखिर मुझे तीसरा वोट किसका पड़ा। एक तो 8 है और दूसरा नंबर 6, तीसरा कौन हो सकता है। देखते हैं कि वो तीसरा वोट नंबर 7 ने खुद दिया था, मगर वो ये सच 3 को नहीं बताता। नंबर 2 1 से मिलने के लिए आती है और कचरे को साफ करने में उसे मदद करती है और कहती है कि अगर तुमने नहीं भी कहा होता तो फिर भी मैं उसी महारानी को वोट करती। अब नंबर 8 अपना बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए दूसरों को चाबी नहीं देती। दूसरे लोग उसे समझा रहे होते हैं मगर फिर भी महारानी नहीं मानती। नंबर 5 उसे कहती है कि हम तो इस सब में बराबर हैं। महारानी हंसती है और कहती है कि सच में हम लोग बराबर हैं, लगता है तुम लोग अपनी औकात भूल जाते हो। वो वहां से चली जाती है और नंबर 4 को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना प्लानिंग की थी लेकिन सब कुछ पानी में चला गया। नंबर 5 उसे कहती है कोई बात नहीं, आज के दिन अपना बाथरूम यूज कर लो। अब नंबर 8 सभी को अपनी औकात दिखा देती है जब सभी का डिलीवरी हैच खुलता है और उनके प्लेट में खाना ही नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था कि महारानी अपना ये रंग दिखा देगी। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम नंबर 4 वाली लड़की को देखते हैं। वो भी गेम में एंट्री करती है तो उसे भी कहा जाता है किसी एक नंबर को उठाने, और वो नंबर 8 को उठाकर पर्दे के पीछे चली जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद वो वापस आती है और नंबर 4 उठाकर अंदर चली जाती है। वो कमरे में जाकर अपने लिए कंबल वगैरह ऑर्डर कर देती है और उसे भी समझ आ जाता है कि यहाँ सब कुछ 100 गुना ज्यादा महंगा है। वो अपने लिए स्टिकी नोट्स भी मंगाती है। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में और सभी लोग भूख से तड़प रहे थे। नंबर 4 8 के कमरे के बाहर बैठकर उसे भीख मांगती है कि उनसे खाना शेयर करने, मगर वो क्यों ही बाहर निकलेगी। वो लोग देखते हैं कि कुछ घंटे और ऐड हो गए थे, मतलब कि शो रनर को कंटेस्टेंट्स को तड़पता हुआ देखकर मजा आ रहा था। 4 आकर कहती है कि मैं ही क्यों अकेले अकेले उसे रिक्वेस्ट करूं, तुम सब भी चलो। 6 उसे कहता है क्योंकि तुमने उसके खिलाफ वोट किया इसलिए अब हम सब सजा भुगत रहे हैं। अचानक महारानी आती है और सभी के लिए खाना लेकर आती है। सभी लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं और 5 नंबर 8 को थैंक यू कहती है, मगर सभी लोग देखते हैं कि 5 ये सब हेलुसिनेट कर रही थी। महारानी बाहर आई ही नहीं। नंबर 2 भूख से यहाँ मरना नहीं चाहती और वो कहती है कि मैं ये सारा टाइम खत्म कर दूंगी, जिस वजह से उसके और नंबर 6 के बीच से नोक झोंक होने लगती है। नंबर 1 उनसे भीख मांगता है कि ऐसे मत करो, कि तभी अचानक नंबर 3 सभी से कहता है अब से वो कचरा सबका वो रखेगा। वो नंबर 8 से माफी भी मांग लेगा और वो लोग अपना फैसला वापस ले लेंगे, और वो अपने खराब डांस के लिए भी माफी मांगता है। फिर नंबर 4 3 से कहने लगती है क्या हम दोनों मिलकर लोगों का कचरा रखेंगे, और वो सबके सामने कबूल कर लेती है कि मैंने ही लोगों को मनाया था नंबर 8 को वोट देने के लिए। दोनों जा रहे थे नंबर 8 से माफी मांगने, मगर 7 कहता है कि तुम लोग काफी इमोशनल हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो खुद जाता है नंबर 8 से बात करने और बता देता है कि हम लोगों ने अपना फैसला वापस लेने का सोचा है, कोई भी तुम्हारा बाथरूम यूज नहीं करेगा। तभी 8 दरवाजा खोल देती है और वो अपने एक्सरसाइज कंटिन्यू करने लगती है। नंबर 7 देखता है कि नंबर 8 के कमरे में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो कहती है क्या तुम लोगों के भूखे होने के वजह से टाइम बढ़ा होगा, और पूछती है क्या मैं अपने लिए कपड़े खरीद सकती हूँ, मैं इन सब से बोर हो गई हूँ। वो अपने लिए जब कपड़े खरीदती है तो सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं जैसे कि वो सच में कहीं की महारानी हो। नंबर 2 तो गुस्से में थी, मगर 7 उसे समझाता है और वो 2 और 3 को समझाने लगता है कि शो रनर यही चाहते हैं कि हम लोग उस महारानी के नखरे उठाएं, जिसके अगले दिन से उन्हें वापस से खाना मिलने लगता है। इसके बाद से नंबर 3 के कमरे में कचरा आने लगता है और वो सोच रहा होता है कि पता नहीं नंबर 4 अपने कमरे में कचरा रख भी रही है कि नहीं, इतना कचरा एक ही कमरे में कैसे आ रहा है। जब सभी लोग काम करने में बिजी थे तो नंबर 8 नए नए गेम्स के आइडिया सोचती है और गेम का नाम रखती है द किंग, और इसमें बहुत ही अतरंगी चीजें करनी पड़ती हैं। सभी लोग मान जाते हैं और नंबर 7 भी मान जाता है क्योंकि कम से कम इससे उन्हें पैसे तो मिलेंगे। इसके बाद उन्हें बहुत सारे बॉल में से एक बॉल चूज
करना पड़ता है और जिसके पास के लिखा हुआ आएगा वो किंग होगा और उसी की बातें सभी को माननी पड़ेगी। नंबर 5 के पास के आता है और वो कहती है कि जिसके पास बॉल 2 और 5 आया है वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े रहेंगे अगले राउंड तक, और जिसको वो दोनों बॉल मिले थे वो है 6 और 7, जिससे सभी की हंसी निकल जाती है। अब अगले राउंड में नंबर 4 किंग बनती है और वो गेम को और रंगीन बनाती है और कहती है कि नंबर 6 और 7 एक दूसरे को किस करेंगे। 6 और 7 वाला बॉल आया था 5 और 1 के पास और गेम तो करना ही पड़ता है। खैर, अब नेक्स्ट किंग बनती है महारानी, जो कहती है कि जिसको बॉल नंबर 7 और 3 आया है वो लोग फ्रेंच किस करेंगे, और जिसको वो दोनों बॉल मिले थे वो है 3 और 2, मतलब कि अब उन दोनों को किस करना पड़ेगा। लेकिन नंबर 2 मना कर देती है और कहती है मुझे किसी से लड़ने को बोलो, मैं वो कर लूंगी। नंबर 8 कहती है तो फिर तुम अपने दुश्मन से ही लड़ो, मतलब के नंबर 6 से। जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और नंबर 2 उस आदमी को जम कर धो देती है, मगर अचानक से वो नंबर 2 को ही बहुत पीटने लगता है, इसलिए लोग नंबर 6 को रोक लेते हैं। नंबर 2 बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी और इस लड़ाई के वजह से उन्हें 50 घंटे मिल जाते हैं। वो लोग नंबर 6 को समझाने लगते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा ही पागल हो गए थे, इतना मारने की क्या जरूरत थी। फिर वो लोग तय करते हैं कि अब से वो लोग कोई फाइट नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास मेडिकल सप्लाईज खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। नंबर 4 को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि अब से जो कोई भी अपने डेयर करने से मना करेगा उसे हम टेजर से झटका देंगे। अगले दिन सभी लोग गेम खेलने के लिए आते हैं तो नंबर 2 नहीं होती क्योंकि वो घायल है। कुछ समय के बाद वो बाहर आती है और उसका पूरा मुंह सूज गया था। अगला राउंड शुरू होता है और फिर से महारानी किंग बनती है और वो पगली ये कहती है कि नंबर 3 को नंबर 5 का सीना कस के पकड़ना होगा। नंबर 3 ये नहीं कर पाता क्योंकि वो औरतों की इज्जत करता है और कहता है कि बदले में वो बिजली का झटका खा लेगा। उसे टेजर से शॉक दिया जाता है और जिस कारण वो बेहोश हो जाता है और उन्हें 60 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं। जब 3 को होश आता है तो वो देखता है कि वो अपना पैंट गीला कर चुका था और नंबर 2 उसे कहती है कि तुमने जो किया सही किया, तुम असली मर्द हो। और अब नंबर 3 समझ गया था कि कुछ भी हो जाए वो डेयर कंप्लीट करेगा और झटका नहीं खाएगा क्योंकि जो खाता है उसी को पता चलता है। अगले राउंड में नंबर 4 किंग बनती है और फिर से नंबर 2 और 6 को चुना जाता है और उन्हें हेड और टेल गेस करना होगा और जो गलत होगा उसे शॉक मिलेगा। नंबर 2 हार जाती है और वो पहले से ही बहुत घायल थी और उसे शॉक लगता है तो वो भी अपनी पैंट गीली कर देती है। नंबर 3 सोच रहा था कि वो क्यों नहीं कभी किंग बनता, कि फिर से महारानी किंग बन जाती है और वो नंबर 2 और 3 से कहती है एक दूसरे को थप्पड़ मारो जब तक कि कोई सरेंडर नहीं कर देता। नंबर 3 बाद में हार मान लेता है और गेम के बाद 1 और 2 3 से मिलने के लिए आते हैं और वो लोग बताते हैं कि इस गेम में चीटिंग हो रही है। नंबर 4 ने चीटिंग की थी क्योंकि वो अपने हथेली पर कॉइन को फ्लिप कर देती है। महारानी भी बहुत बार किंग बनी और नंबर 4 भी। अगले दिन 1 किंग बनता है जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। देखते हैं कि पिछली रात नंबर 4 डब्बे में कुछ कर रही थी जिसमें बॉल्स रखे हुए थे। तभी नंबर 7 उसे पकड़ लेता है और देखता है कि वो एक तरह का ग्लू लगा रही थी किंग वाले बॉल पर ताकि वो हमेशा किंग वाला बॉल उठाए। 7 उसे समझा देता है कि अगर खुद की भलाई चाहती हो तो इस गेम को ईमानदारी से खेलो। अब गेम के दौरान 7 और 8 को चुना जाता है और कॉइन को फ्लिप किया जाएगा और उन्हें चूज करना होगा हेड या टेल। जो गलत होगा उसे शॉक मिलेगा। सभी लोग नंबर 4 को बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं कहीं वो फिर से चीटिंग न कर दे क्योंकि वो कॉइन को उछालने वाली थी और नंबर 7 सही निकलता है, मतलब कि आज महारानी नंबर 8 को झटका मिलने वाला है और सभी के दिल को ठंडक जब नंबर 8 को झटका लगने वाला था। लेकिन ऐसा होने से पहले ही नंबर 6 7 को गिरा देता है और कहता है कहानी में ट्विस्ट आना तो जरूरी है और वो नंबर 7 को शॉक दे देता है। अब एपिसोड 5 के शुरुआत में हम नंबर 6 को देखते हैं जो गेम में आया था और वो गेम के नियम को पढ़ने लगता है। फिर वो नंबर 6 का कार्ड उठाकर पर्दे के पीछे चला जाता है। अपने रूम में पहुंचने के बाद वो अपने लिए तकिया ऑर्डर करता है और वहां सो जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है और जब नंबर 7 को होश आता है तो 6 उसे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे पता है तुम उन लोगों के साथ मिलकर उनकी मदद कर रहे हो और इसीलिए ट्विस्ट आना तो जरूरी था। तुम दुनिया के सिस्टम को तो जानते ही हो, ऊपर वाले राज करते हैं और नीचे वाले उनका हुक्म मानते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही चलेगा। तुम स्मार्ट हो, हमारे साथ रहो। अब वो लोग नीचे वाले कमरे के सारे फोन को तोड़ देते हैं ताकि वो लोग कुछ भी ऑर्डर करके ना ला पाए, खासकर हथियार। वो लोग सोच रहे होते हैं कि पता नहीं 7 के साथ क्या हो रहा है, काफी समय हो चुका है अभी तक वो नीचे क्यों नहीं आया, उनको खाना भी नहीं मिलता। 7 नीचे आता है और कहता है कि अब वो बताएगा कि यहाँ किस तरीके से काम करना है और वो कहता है कि यहाँ नीचे रहने वाले लोग मतलब के 4 लोगों को काम करना पड़ेगा, 1 2 3 और 5, और बाकी के लोग जो हैं वो आराम करेंगे। मर्जी उनकी है, अगर वो नहीं करना चाहते काम तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा।
मिलेगा। ये सुनकर वो चारों काफी भड़क गए थे और वो अब बताने लगता है कि उन सभी को कॉइन दिया जाएगा और ये देखकर वो अपने लिए खाना ले जा सकते हैं, मगर एक कॉइन कमाने के लिए 3 घंटे कमाने पड़ेंगे। नंबर 2 गुस्सा हो जाती है, मगर वो लोग भी लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं, इसलिए वो लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और अब उन्हें अपने ऊपर रहने वाले लोगों की बातें सुननी ही पड़ेगी। उन चारों को गेम खेलना पड़ता है और नंबर 3 एक बॉल उठाता है जिसमें लिखा हुआ था हाइड एंड सीक। लेकिन गेम स्टार्ट करने से पहले नंबर 7 कहता है आंख, जीभ, हाथ और पैर, इन चारों में से कोई एक चुनने के लिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलें, मगर वो एक एक चुन लेते हैं और वो लोग जिस बॉडी पार्ट को चुनते हैं उसी बॉडी पार्ट को बांध दिया जाता है। फिर वो लोग चारों जाकर छुप जाते हैं और 7 और 8 उन्हें ढूंढ ढूंढ कर उन्हें डंडे से पीटने लगते हैं। नंबर 2 का आंख बंद हुआ था और 6 उसे पकड़कर बहुत पीटता है और दोनों ऐसे ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। नंबर 3 जीत जाता है क्योंकि वो आखिरी तक पकड़ा नहीं गया। बाकी तीनों को सजा मिलेगी। सजा के लिए नंबर 3 की आंखें बंद कर दी जाती हैं और उसे एक डंडा दिया जाता है जिसे वो घुमाएगा और जिसको लगेगी उसका दर्द भगवान ही जाने। वो डंडा घुमाता है और नंबर 1 को जोर की लगती है। अब ये सब देखने के बाद उन्हें एक्स्ट्रा 26 घंटे मिल जाते हैं। 3 को लगने लगता है कि उसने 7 पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब नेक्स्ट गेम शुरू होता है और ये क्वेश्चन गेम है। उन चारों से एक सवाल पूछा जाएगा जिसके बारे में वो सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो भी सही जवाब देगा वो विनर होगा। अब वो राउंड नंबर 2 जीत जाती है जो बाकी सभी चाहते थे, जिसके बाद वो हाथों में बैट उठाती है क्योंकि अब उसकी बारी थी सभी को सजा देने के लिए। नंबर 3 सोच रहा होता है कि अब नंबर 2 उनके लिए बदला लेगी और बाकी के 4 लोगों को जम के धोएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो नंबर 3 को बैट से मारती है और ये राउंड यहीं पर कंप्लीट होता है और अगले दिन भी उनके साथ यही सब होता है और वो चारों लोग सोच लेते हैं कि वो लोग अब इतना टॉर्चर नहीं सहेंगे। वो लोग अपने कमरे में जाने से मना कर देते हैं और 7 उनसे कहता है कि अगर तुम लोग कमरे में नहीं जाते हो तो हमें अपनी ताकत यूज करनी पड़ेगी। नंबर 7 कमरे में चली जाती है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब तक नीचे के लोग नीचे ही फंसे हुए हैं और दोबारा से नंबर 3 के मन में ख्याल आ रहा था कि वो बाहर ही ठीक था, वो मर जाता वही अच्छा होता। ऐसे ही एक दिन उन्हें नंबर 1 का मैसेज आता है जिसके पढ़ते ही नंबर 3 के दिल में क्रांति जाग उठती है और वो लोग डिलीवरी हैच से नंबर 1 के कमरे में पहुंच जाते हैं और 1, 2 और 3 मिलकर 6 पर हमला करने का प्लान करते हैं। मगर एक दिन 7 3 को बता देता है कि डिलीवरी हैच आवाज करता है। 4, 6 और 7 सभी 8 के कमरे में बैठकर मजे कर रहे थे, मगर नंबर 7 उसे इन सब चीजों में मजा नहीं आता। बाकी के चारों गेम में मेहनत कर रहे थे और नंबर 3 बस उम्मीद कर रहा था कि कभी ना कभी तो नंबर 7 उनका साथ देगा। अब 47 दिन बीत चुके थे और नंबर 3 डिलीवरी हैच में घुस जाता है और तभी नंबर 1 नाटक करने लगता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। सभी लोग नीचे जाते हैं चेक करने के लिए और 1, 2, 3 एक साथ मिलकर 6 पर हमला कर देते हैं और उन लोगों के बीच बहुत लड़ाई होती है और आखिर में 6 अपने एक बंदूक निकालकर उन लोगों पर हमला करने ही वाला था, लेकिन वो बंदूक नहीं चलता क्योंकि 7 ने पहले ही बंदूक को जाम कर दिया था और ये मौका देखकर नंबर 2 उसे पंच मारकर गिरा देती है। अब हम नंबर 2 को देखते हैं जो गेम में एंटर करती है और उसके लिए कमरा चूज करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि आखिरकार नीचे रहने वाले लोग 4, 6 और 8 को बांध देते हैं और उसे बहुत मारते हैं। 7 को भी बांध दिया गया था और 3 उसे मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है मुझे पता है कि उन लोगों ने जबरदस्ती की होगी, एक बार बोल दो कि उन लोगों ने तुमसे कहा था उनका साथ देने के लिए, कुछ तो बोलो। 7 को अपने किए पर काफी अफसोस था। दया दिखाकर 1, 2 और 3 7 को खोल देते हैं। अब उन्होंने बहुत समय कमा लिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं उन्हें खुशी क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि आखिर में जो भी हो पैसे तो ऊपर वाले को ही ज्यादा मिलने वाले हैं। अब वो चारों मिलकर 4, 6 और 8 को उनके कमरे में पहुंचा देते हैं और वो लोग नंबर 8 के कमरे को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ जो कुछ भी था वो सब उन लोगों के खून पसीने की कमाई से ही खरीदा गया था। महारानी के काफी सारे पैसे कलेक्ट हो गए थे और वो लोग सोच रहे होते हैं कि क्या वो लोग पैसे खर्च कर दें, वैसे भी उन्हें बहुत कुछ खरीदना है। लेकिन नंबर 2 मना करती है और कहती है रहने दो, बाहर इसकी भी हालत हमारी ही तरह होगी। फिर वहाँ पर खाना पहुंच जाता है और वो लोग पहली बार पेट भर के खाना खाते हैं। इसके बाद वहाँ पर नंबर 5 सभी के लिए ड्रिंक बनाती है जो सभी को पसंद आता है। अब वो लोग रात में भी वहीं पर बैठे होते हैं और वहीं पर आराम करते हैं और नंबर 2 कहती है कि अब हमें ये शो को यहीं पर खत्म करना होगा।
नंबर 1 कहता है कि मैं तो यहाँ से 1 बिलियन लेकर ही जाऊंगा। 2 कहती है तुम बाहर जाकर मुझसे ले लेना, लेकिन अब मैं ये सब नहीं सह सकती। नंबर 3 कहता है कि हमें उन लोगों से बदला लेना चाहिए क्योंकि उन तीनों ने हमें बहुत टॉर्चर किया। 2 कहती है तो फिर जाओ, नंबर 8 तो वहीं पर बंधी हुई है, जाओ अपनी भड़ास निकाल लो। नंबर 3 चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि अभी भी उसमें इंसानियत बाकी है। 1 और 5 एक साथ बैठे होते हैं और 1 उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है और 5 उसे कहती है कि तुम घर जाकर इन्हीं पैसों से उसे ढेर सारे गिफ्ट खरीद कर देना, दुनिया की सारी खुशी देना। अब इसके बाद पांचों पेट भर के खाना खाते हैं और अपने दुश्मनों को भी खिलाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। अब काफी समय के बाद वो लोग अच्छे से नहाते हैं, अपने कपड़े को धोते हैं। अब वो लोग एकदम साफ सुथरे लग रहे थे। उनके पास अब सिर्फ 9 घंटे बचे हुए थे। अब वो लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार थे। कुछ समय के बाद वो लोग देखते हैं कि वापस से 36 घंटे हो चुके थे और वो लोग सोचने लगते हैं कि जब वो लोग पागलों की तरह सीढ़ी से ऊपर नीचे करते थे तब तो मुश्किल से 2-3 घंटे बढ़ते थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। वो लोग टाइम को खत्म करके यहाँ से निकलना चाहते थे। वो सभी तीनों को जाकर चेक करते हैं जो बंधे हुए थे कि कहीं उन लोगों के वजह से टाइम तो नहीं बढ़ा, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि टाइम बढ़ा कैसे। अगले दिन फिर से टाइम बढ़ जाता है और देखते हैं कि नंबर 4 का किसी ने दांत उखाड़ दिया था और उसे भी नहीं पता ये किसने किया। दूसरी तरफ नंबर 6 के पैर के सारे नाखून उखाड़ दिए गए थे। नंबर 2 अपने ही दोस्तों से पूछने लगती है कि तुम लोगों में से किसने ये सब किया। उसे नंबर 7 पर शक होता है। एक रात नंबर 2 3 को उसके कमरे में बंद कर देती है ताकि आगे से कोई भी किसी के कमरे में घुसकर उन्हें घायल न कर दे। सभी के कमरों में ताला लगा दिया जाता है और वो नंबर 5 से कहती है कि तुम लोगों को खाना खिला देना। नंबर 5 4 6 और 8 को खाना खिलाने के लिए जाती है और नंबर 5 उन तीनों की हालत को देखकर उसे तरस आने लगता है और वो नंबर 2 से कहती है कि हम लोग उन्हें खोल देते हैं, मगर 2 मना करती है। अगले दिन 5 देखती है कि 8 और 4 फ्री हो चुके थे और वो लोग बोलते हैं कि नंबर 2 ने हमें खोल दिया, मगर अभी तक उन्होंने नंबर 6 को नहीं देखा। 5 6 से मिलने के लिए जाती है जो बताने लगता है कि नंबर 2 ने मेरे पैरों के नाखून उखाड़ दिए, वो मुझे मार डालेगी, तुम मुझे खोल दो। अगर नंबर 2 यहाँ पर आ गई तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी और नंबर 5 उसकी बातों में आने लगती है। अब एपिसोड 7 की शुरुआत में हम नंबर 5 को देखते हैं जो अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उसे बाहर से आवाजें आने लगती है कि ये गेम खत्म हो गया। जिस जगह पर नंबर लिखा रहता था वहाँ पर हैप्पी एंड लिखा हुआ था। सभी लोग काफी मौज मस्ती कर रहे थे। नंबर 8 पूल में डुबकी मारती है जो पहले कभी फेक हुआ करता था। सभी लोग घर जाने को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया है। सभी 5 को शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि 5 ने सबकी बहुत देखभाल की। नंबर 1 उसे हॉट डॉग खाने के लिए देता है और उनके वहां से जाने के लिए दरवाजा खुल जाता है, लेकिन तभी नंबर 5 अपने होश में आने लगती है और वो नंबर 2 को गिरते हुए देखती है और वो आगे देखती है कि ऊपर रहने वाले लोग 1 2 और 3 को टॉर्चर कर रहे थे बिल्कुल पहले की तरह। मतलब कि ये सब कुछ 5 का बस सपना था। इसके बाद हम फिर से 5 को देखते हैं जो गेम में एंटर कर रही थी। वो रूल्स को पढ़ती है और अपना चूज करने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। कहानी आती है प्रेजेंट में जब 6 उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा था कि नंबर 2 उसे मार डालेगी, इसीलिए वो 6 को खोल देती है, जिसके बाद वो अपने साथी मतलब के 4 और 8 को आजाद कर देता है और वो लोग मिलकर 1 2 और 3 को फिर से मारने लगते हैं। उन लोगों ने 5 को भी बांध के रखा था और महारानी को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। यहाँ तक कि 7 को भी बंदी बनाकर रखा जाता है। 6 बुलेट ऑर्डर करता है और अब 8 4 और 6 जानना चाहते हैं कि उनके दांत और पैर के नाखून किसने उखाड़े। उसे शक हो रहा था कि ये नंबर 2 नहीं किया होगा क्योंकि वो वैसे भी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसीलिए 6 उसके पैर पर गोली चलाने वाला था, मगर वो उसे डंडे से पीटने लगता है, उसे अधमरा कर देता है। फिर वो 7 के पैर पर बंदूक रखता है और गोली चल जाती है, जिसे सभी लोग हैरान हो गए थे, मगर महारानी तो मुस्कुरा रही थी। इसके बाद नंबर 1 की बारी है और वो पहले से ही लंगड़ा है, इसीलिए वो डर रहा था, लेकिन तभी 3 उसे बचाने के लिए 6 को कहने लगता है कि यहाँ हर जगह कैमरा लगा हुआ है, पैसों से फुटेज खरीद लो और देख लो कि ये सब किसने किया। नंबर 8 अपने कमरे में पैसों से फुटेज मंगवाती है, लेकिन इसके लिए 100 मिलियन लगेंगे। नंबर 7 दर्द में तड़प रहा था। अब दोनों फुटेज देखते हैं और देखते हैं कि पैर के नाखून उखाड़ने वाला और दांत उखाड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि नंबर 1 था। दूसरी तरफ नंबर 1 कबूल कर लेता है कि उसने ये सब कुछ किया क्योंकि उन दोनों ने उसे बहुत टॉर्चर किया था, बदला तो लेना ही था। फुटेज में देखते हैं कि नंबर 1 6 के चेहरे पर पेशाब कर देता है, जिसे देखकर उसका तो खून खौलने लगा था, मगर महारानी को बहुत मजा आ रहा था। नंबर 4 1 के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है कि वो आखिर
आखिर एक लड़की के दांत कैसे उखाड़ सकता है। 6 तो अब 1 को मार देने वाला था और जैसे ही वो सीढ़ी से उतरने वाला था कि नंबर 8 6 को टेजर से शॉक दे देती है और वो सीढ़ी से गिर जाता है। 6 की हालत भी खराब थी, इसीलिए 8 4 को बोलती है उसकी मदद करो। वो 5 का मुंह खोलती है जो भी काफी गुस्सा थी क्योंकि 6 ने उसे धोखा दिया। 8 कहती है कोई बात नहीं, मैंने उसका बदला ले लिया और मेरे रहते यहाँ कोई नहीं मरेगा। तभी उनका टाइम और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इतना ज्यादा ड्रामा जो हुआ। ये सब देखकर नंबर 8 खुद को भगवान मानने लगती है। इसके बाद सभी को उनके कमरों में बंद करके रखा जाता है और 1 2 3 सोच रहे होते हैं कि कभी उनका दर्द खत्म होगा भी। 8 फ्लोर लाइव स्ट्रीमिंग खरीद लेती है ताकि वो सभी को तड़पता हुआ देख सके और सभी को दर्द में देखकर वो खुद को मजा देने लगती है। वो सोचती है कि ये शो ठंडा पड़ते जा रहा है, कुछ ऐसा करना होगा ताकि शो रनर्स को मजा आते रहे। इसीलिए वो ऐसा इंतजाम करती है कि बाकी लोग सो ना पाए, जो कि टॉर्चर से कम नहीं है। दिन रात ये टॉर्चर चलते रहता है। नंबर 5 उन लोगों की देखभाल करती है एक ज़ॉम्बी की तरह। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। नंबर 3 अचानक से अपने कमरे में 7 को देखता है और चौंक जाता है कि उसे तो बांध दिया गया था, फिर वो यहाँ कैसे आ गया। फिर वो अपने कमरे में बहुत ही भयानक चीजें इमेजिन करने लगता है। इसके बाद 4 8 के कमरे में आती है और 8 रोने का नाटक करती है दिखाने के लिए कि उसे बहुत दर्द हो रहा है दूसरों को दर्द में देखकर, मगर वो उनको खोलना भी नहीं चाहती और कहती है कि उसे पेंटिंग करना है। पेंटिंग के जरिए वो अपना दर्द को एक्सप्रेस करेगी। पेंटिंग जैसा भी था। 4 बहुत तारीफ करने लगती है क्योंकि यही तो उसका काम है। फिर 8 अपने लिए पर्स खरीदती है और एक डॉग भी। फिर 4 जब 1 को चेक करने के लिए आती है तो 1 उससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हारा दांत उखाड़ना नहीं चाहता था, मुझे माफ कर दो। 4 कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, खैर छोड़ो, मैं नया दांत लगवा लूंगी, मैं तो बस यहाँ पैसे कमाने के लिए आई थी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। 1 उसे कहता है तुम चाहो तो और भी पैसे कमा सकती हो और अपना रूम भी बदल सकती हो। 4 हैरान हो जाती है क्या सच में ऐसा पॉसिबल है। 1 उसे कहता है तुम 8 फ्लोर में जाकर रह सकती हो, इसके लिए एक तरीका है। फिर हम देखते हैं कि जब 1 इस गेम में आया था तब वो कॉल करके पूछता है क्या कोई तरीका है कि हम अपना फ्लोर बदल सकते हैं और इसके लिए 1 बिलियन लगेंगे, मतलब कि ये पॉसिबल है। और इसीलिए शुरू से 1 कहते रहता था कि वो 1 बिलियन कमाना चाहता है। अब आखिरी एपिसोड मतलब कि एपिसोड 8 के शुरुआत में हम नंबर 1 को देखते हैं और उसकी बेटी बीमार रहती थी तो उसकी माँ उसे हॉस्पिटल से घर ले जा रही थी, लेकिन लड़की कहती है कि मुझे हॉस्पिटल में ही रहना है क्योंकि वहाँ का बिस्तर काफी नरम है। तभी वहाँ पर 1 आ जाता है जो कि सर्कस में काम करता था और वो अपनी बेटी को लेकर घर चला जाता है। पैसों की तंगी हालत के वजह से वो अपनी बेटी का इलाज भी नहीं करवा पा रहा था, इसीलिए तंग आकर वो अपनी जान देने की कोशिश करता है, मगर उसके सामने एक गाड़ी रुकती है और ये तो वही गाड़ी है जो सबको गेम खेलने के लिए ले गई थी। उसे भी फोन पर मैसेज आ गया था। कहानी प्रेजेंट में आती है और अब तो टॉर्चर की सारी हदें पार हो रही थी, मगर 4 3 को जाकर बताती है कि हम लोग अपना रूम चेंज कर सकते हैं, बस 1 बिलियन लगेंगे। जिसके बाद वो सभी को इस बारे में बताने लगती है। वो ये भी कहती है कि वो नंबर 8 के कमरे में जाना चाहती है। नंबर 8 किसी को गोली मारना चाहती है और सोचती है कि उनके खून के छींटे किसी पेंटिंग की तरह होंगे, मैं देखना चाहती हूँ कि कैसा लगता है। 4 सभी को समझा रही होती है कि जो भी करना है हमें कल सुबह करना होगा। वो 8 को रास्ते से हटाने के बारे में सोच रही थी और कहती है कि अभी के समय वो हमें कैमरे से देख रही होगी। सुबह को वो बाहर निकलती है गोल्फ खेलने और उसके बाद वो नहाने जाती है और तभी वो अपनी बंदूक नीचे रखती है, तभी हम उस पर हमला कर सकते हैं। और सभी लोग 4th फ्लोर पर अपनी उम्मीद टिकाए बैठे थे कि वो जरूर कुछ करेगी और उनकी जान बचाएगी। इसके बाद वो 5 से जाकर बात करती है, जहाँ 5 अपने बारे में बताने लगती है कि उसका पति बहुत ही अमीर और फेमस डर्माटोलॉजिस्ट हुआ करता था, मगर वो 5 की इज्जत नहीं करता था और उसका अफेयर भी चल रहा था, इसलिए बदला लेने के लिए 5 नाइट क्लब जाने लगी। ये सब बातें शेयर करने के लिए वो 4th को थैंक यू कहती है और इस तरह वो 5 को भी अपने प्लान में शामिल होने के लिए मना लेती है। लेकिन इसके बदले में 5 कहती है कि मेरी भी एक शर्त है। अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जब वो लोग अपने प्लान को अंजाम देने वाले थे, मतलब कि 8 को रास्ते से हटाने वाले थे। लेकिन उस दिन 8 गोल्फ खेलने से मना कर देती है क्योंकि उसका कुत्ता बीमार था, मगर किसी तरह 4 8 को मना लेती है और 8 उसे पूछने लगती है कि कल तुम 5 से क्या बातें कर रही थी जो तुम उसे गले लगाकर रो रही थी। 4 कहती है बस वो मुझे अपनी कहानी सुना रही थी। इसके बाद बाहर में 8 गोल्फ खेलने लगती है और मौका देकर 5 धीरे धीरे सभी को फ्री करने लगती है। 5 को देखकर कुत्ता भौंकने लगता है। खैर सभी लोग फ्री हो गए थे, मगर नींद के मारे सभी की हालत खराब थी। कुत्ता भागते हुए सीढ़ी तक पहुंच जाता है और 5 और 3 छुपने के लिए 6 के कमरे में चले जाते हैं। 8 बंदूक लेकर ऊपर आती है और कमरे में जाकर सब कुछ देख लेती है कि क्या हो रहा था और वो बंदूक चलाने ही वाली थी
कि इसके बाद ही हम देखते हैं नंबर 4 की कहानी। वो एक होटल में वैले का काम करती थी और वो अपने एक वीआईपी कस्टमर को गाड़ी सही जगह पार्क करने को बोलती है, मगर वो वीआईपी कस्टमर नहीं मानती और 4 को उल्टा सीधा कहकर चली जाती है, जिससे 4 को उस कस्टमर पर बहुत गुस्सा आता है। तो वहीं प्रेजेंट में 4 8 पर गोल्फ स्टिक से हमला कर देती है और सभी लोग अब आखिरकार फ्री हो जाते हैं और वो लोग रोने लगते हैं। और तभी 5th फ्लोर अपना डील याद कराती है और वो पहुंच जाती है 6 के कमरे में बदला लेने के लिए। इसके बाद हम 6 को देखते हैं, जो कभी बेसबॉल प्लेयर हुआ करता था, लेकिन गैम्बलिंग में इन्वॉल्व होने के चलते उसे निकाल दिया गया। वो अब कार सेल्समैन का काम करता है, मगर लोग अभी भी उसे ऑटोग्राफ लेते रहते हैं। ये देखकर उसके बॉस उसे बहुत ही बुरा भला सुनाते हैं और काम पर ध्यान देने को बोलते हैं, मगर गुस्से में 6 अपने बॉस को बहुत पीटता है, इसीलिए उसे काम से निकाल दिया गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नंबर 5 6 को नामर्द बनाकर अपना बदला ले लेती है। इसके बाद हम उनके प्लान को देखते हैं कि 4th अब 8 फ्लोर में शिफ्ट होना चाहती है, 1 6 फ्लोर में शिफ्ट हो जाएगा। 1 आखिरकार अपना कमरा बदलना चाहता था और उसके बाद 1st फ्लोर का 1 बिलियन माइनस हो जाता है, मगर उसे मिलता है सिर्फ एक लिफाफा जिसमें हर कमरे का कितना प्राइस है ये लिखा हुआ था, जो कि 1 बिलियन से बहुत ज्यादा था। मतलब कि 1 बिलियन बस इसीलिए कटा ताकि उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दिया जा सके, जिसे ये सब देखकर सभी का होश उड़ गया था। नंबर 1 तो घबराने लगता है क्योंकि अब उसका सारा पैसा जा चुका था। नंबर 3 7 से पूछने लगता है कि तुम कुछ तो जवाब दो, तुम हर चीज सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम 7 को देखते हैं, जिसका असली में नाम था मिस्टर यू और वो फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखा करता था, लेकिन उसका स्क्रिप्ट कुछ ज्यादा ही रियल था जो लोगों को एंटरटेन नहीं करेगा, इसलिए प्रोड्यूसर उसे हमेशा मना कर देते थे। 2 को देखते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हुआ करती थी और उनका एक साथी हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसकी अगर सर्जरी नहीं हुई तो वो जिंदा नहीं बचेगा। 2 कहती है सर्जरी करने के लिए और जितने भी पैसे लगेंगे वो खुद देगी। कहानी प्रेजेंट में आती है और 2 सभी से कहती है कि ये गेम यहीं खत्म करते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा हम 1st फ्लोर को दे देंगे, क्योंकि अब हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब 1st फ्लोर बंदूक लेकर आ जाता है और वो किसी को भी गेम से जाने देगा नहीं, क्योंकि वो खाली हाथ यहाँ से नहीं जा सकता। ये देखकर नंबर 8 हंसते ही जा रही थी, क्योंकि उसे ये सब देखकर बहुत एंटरटेनिंग जो लग रहा था और ऊपर से उनका टाइम बढ़ते ही जा रहा था। इसके बाद हम नंबर 8 को देखते हैं, जो कभी परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हुआ करती थी, मगर अब वो भी कंगाल हो चुकी है, उसे कोई भी पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ गेम में नंबर 1 अपना सर्कस एक्ट दिखाने लगता है, जिससे उनका टाइम और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। तभी अचानक वो इतना ऊपर कूद जाता है कि वो छत पर लगा एक प्रोजेक्टर पकड़ लेता है। प्रोजेक्टर के नीचे गिरते ही आग लग जाती है और नंबर 1 उसी के ऊपर गिर जाता है। सभी किसी तरह खुद को छुड़ाकर 1 को बचाते हैं और नंबर 3 मदद भेजने के लिए बोलता है, लेकिन शो रनर को ये सब देखकर काफी मजा आ रहा था, जिससे उनके 1440 घंटे बढ़ जाते हैं, जिसे देखकर सबको काफी गुस्सा आ रहा था। 3 गुस्से में सारे सीसीटीवी कैमरा फोड़ डालता है। सारे कैमरा तोड़ने के बाद बाहर जाने का दरवाजा खुल गया था, लेकिन 1 बहुत बुरी तरह घायल हो गया था और कहता है मुझे इतना लालच नहीं दिखाना चाहिए था। वो सभी से माफी मांगता है और वहीं दम तोड़ देता है। अब आखिरकार टाइम 0 हो गया था और 3 पर्दे के बाहर आता है, जहाँ सभी लोग उसके लिए ताली बजाते हैं, मगर सामने कोई भी नहीं था। उसे वहाँ पर एक लिफाफा मिलता है जहाँ लिखा हुआ था कि जीते हुए रकम अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए गए हैं और पर्दे पर दी एंड लिखा रहा था। इसके बाद 2.5 महीने गुजर जाते हैं। 3 अपने घर पर अकेले बैठा हुआ था। अब वो बिल्कुल टूट चुका था। भले ही उसके पास पैसे तो थे, लेकिन 1 को मरता हुआ देखकर वो अंदर से पूरा बर्बाद हो गया था। मगर कैमरा तोड़ने की वजह से उसे आधे पैसे मिले भी नहीं। मगर उसे अभी भी ऐसा लगता है कि उन लोगों ने जो कुछ भी सहा वो सब कुछ असली नहीं था, वो सपना था। 3 सभी से मिलना चाहता था, लेकिन वो किसी का नाम जानता ही नहीं था, मगर किसी तरह वो 1st फ्लोर का फ्यूनरल करना चाहता था, इसलिए वो हर जगह एडवर्टाइजमेंट करता है ताकि कोई तो आए। बहुत इंतजार करने के बाद 2 4 और 5 वहां पर पहुंच जाते हैं और 3 उन्हें बताने लगता है कि उसने 1 के फैमिली को भी खोज डाला और उसकी पत्नी से पता चला कि किसी ने नंबर 1 के फैमिली को ढेर सारा पैसा दिया है और वो कोई और नहीं बल्कि नंबर 7 था। फिर एक डिलीवरी वाला आता है और देखते हैं कि 6 फ्लोर ने एक गुलदस्ता भिजवाया है, लेकिन सभी को अजीब लगता है कि 7th फ्लोर क्यों नहीं आया। 5 उन लोगों को एक खबर दिखाती है कि महारानी नंबर 8 जो एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हुआ करती थी, उसने किसी के साथ मिलकर एक आर्ट गैलरी पर हमला कर दिया, मगर उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी सोचते हैं कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद सभी अपने अपने रास्ते चले गए। किसी ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो लोग कहाँ रहते हैं, कैसे हैं। अब आखिर में हम नंबर 7 को देखते हैं, जिसका असली नाम मिस्टर यू है। देखते हैं कि प्रोड्यूसर उसके लिखे गए स्क्रिप्ट्स को काफी
पसंद करने लगते हैं। नंबर 7 ने जो स्क्रिप्ट लिखा है उसका नाम है द 8 शो। प्रोड्यूसर जानना चाहते हैं कि ऊपर फ्लोर में जो रहते थे उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि 7 ने कुछ लिखा ही नहीं था। 7 कहता है अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं, पर ऑडियंस भी यही चाहती होगी कि उनके साथ कुछ भी अच्छा ना हो। तभी प्रोड्यूसर अचानक से कहते हैं कि मैं भी इस शो में जा चुका हूँ। 7 हैरान हो जाता है, मगर प्रोड्यूसर बस मजाक कर रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा कुछ असली में नहीं होता। प्रोड्यूसर इस फिल्म को बनाने के लिए मान जाता है और कहता है वो इसके सीक्वल को भी बनाएगा। और इसी के साथ द 8 शो सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।